नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। एक कहावत है, चित भी मेरी और पट भी मेरी, और ये कहावत अब बिहार की सियासत पर फिट बैठ रही है। दरअसल राष्ट्रपति मामले पर नीतीश कुमार भले महागठबंधन से दूर चले गए, लेकिन मीरा के बहाने एक बार फिर आधी आबादी को गोलबंद करने की सियासी चाल चल दी। सुशासन बाबू ने लालू प्रसाद यादव की लाख कोशिशों के बावजूद एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को अपना समर्थन देने से पीछे नहीं हट रहे। उधर नीतीश ने आधी आबादी को भी लुभाने के लिए विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जीत की बजाय हार की रणनीति बना ली है। शुरुआत ही हार की रणनीति से हो गई। बीते दिनों से राष्ट्रपति मामले पर नीतीश कुमार भले ही महागठबंधन से दूर चले गए हों, लेकिन मीरा के बहाने सियासी चाल चल दी है। देखिए ये रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से राष्ट्रपति को लेकर खींचतान चल रही है। महागठबंधन के फैसले के बावजूद नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो मीरा नहीं, राम का समर्थन करेंगे। लेकिन इस सियासी घमासान के बीच बिहार के मुखिया और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोहरी चाल चल गए। हमारा तो बहुत सम्मान है माननीय श्रीमती मीरा कुमार के प्रति, और जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार की बेटी होने से मुझे भी बहुत गर्व की अनुभूति है। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, मंत्री रहते हुए, स्पीकर रहते हुए, उसमें कोई अलग राय नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, बिहार की बेटी की बात कही जा रही है, तो क्या बिहार की बेटी का चयन हारने के लिए किया गया? अरे बिहार की बेटी का चयन तो जीतने के लिए करना चाहिए। बिहार की बेटी के प्रति इतना सम्मान था, तो इसके पहले 2 बार अवसर। ठीक है भाई, आ रहा है आपका लोगो आ रहा है। राजीव जी अस्थिर रहिए। बिहार की बेटी याद नहीं आई थी, और मेरी समझ से अब भी उनको पुनर्विचार करना चाहिए। और सचमुच बिहार की बेटी के प्रति सम्मान है तो 2019 में जीत की रणनीति बनाइए और 2022 में बिहार की बेटी को राष्ट्रपति। जी हाँ, तो आपने सुना, भले ही राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर नीतीश कुमार ने अपने सहयोगी गठबंधन को दो टूक जवाब दे दिया हो, लेकिन मीरा कुमार के मामले पर बड़ी सफाई से न सिर्फ अपना दामन बचाया, एक बार फिर उन्होंने आधी आबादी को गोलबंद करने की एक मजबूत कड़ी की शुरुआत भी की। मीरा कुमार की खिलाफत का दाग नीतीश के सिर पर लग सकता है, लेकिन उन्होंने बिहार की बेटी का जिक्र इस अंदाज में छेड़ा कि विरोधी भी नीतीश के फैसले के साथ नजर आए। नीतीश कुमार जी ने सच कहा है और इन विरोधियों को, विपक्षियों को आईना दिखाने का काम किया है। बिहार की बेटी का सम्मान नहीं बढ़ा है, इससे बिहार की बेटी मीरा कुमार को अपमानित करने का काम हुआ है, उसे मोहरा बनाया गया है, हार का मोहरा। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने ठीक ही कहा है कि बिहार की बेटियों से उनके प्रति उनका लगाव है, जो उन्होंने काम किया है, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जब हमारे साथ थे तो उस अनुरूप उन्होंने उचित कहा है कि बिहार की बेटी को यदि बनाना ही था तो उससे पहले यूपीए के पास मौके थे, अभी बाद में मौके हैं, लेकिन आज जब ये हार तय है तब बिहार की बेटी को आगे करना, उनको मोहरा बनाना ही है। साफ है, नीतीश कुमार ने जिस बेबाकी से मीरा कुमार के मामले पर अपनी बात रखी, पासा पल भर में पलटता नजर आया। तो क्या इस राष्ट्रपति उम्मीदवार मामले को लेकर नीतीश के हाथ चित्त भी है और पट्ट भी? वैसे आरजेडी इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखती। उनका तर्क है कि बिहार की बेटी की चिंता होती तो वो पाला ना बदलते। ये हार जीत का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि भारत के जो इतने ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी में, जिस पे सारे विश्व की नजर है, हमें देखना है कि एबल कौन है। ये कोई व्हिप से नहीं होता है चुनाव, ये कॉन्सेंसस की आवाज है, अंतरात्मा की आवाज पे होता है। तो कहां हम हारने के लिए दे रहे हैं? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी अपील करता हूं, उनके एनडीए के सारे लोगों से अपील करता हूं, वाईएसआर से अपील करता हूं, जेडीयू के लोगों से अपील करता हूं कि अंतरात्मा की आवाज सुनिए और बिहार की बेटी
अरे हम लोग तो इशरत जहां तक को बिहार की बेटी बता चुके हैं, तो मीरा कुमार को बिहार की बेटी कैसे नहीं कहें? बिहार की बेटी को हम लोग हारने नहीं, बिहार की बेटी को गौरवान्वित करने के लिए हम लोगों ने रखा है कि ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी वो भारतीय जनता पार्टी के संपोषित प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को डिफीट करने जा रही है। आरजेडी की तलखी बताने को काफी है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं, लेकिन जहां तक जेडीयू का सवाल है, नीतीश ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। पटना से न्यूज इंडिया के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। चलिए, तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या अभी भी कोई उम्मीद बाकी है कि नीतीश कुमार यूपीए कैंडिडेट के साथ आएंगे? देखिए, राजनीति में संभावनाएं अंतिम छत तक तलाशा जाता है, और जहां तो उम्मीद हम लोगों को इसलिए भी है कि नीतीश कुमार जी ने जिस सेकुलरिज्म के नाम पे, जिस धर्मनिष्ठता के नाम पे नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के एक नया कोर कमेटी उन्होंने बनाया, कांग्रेस का साथ दिया, फिर उसी के विचारधारा के व्यक्ति को राष्ट्रपति का उम्मीदवार स्वीकार करना कहीं न कहीं से सेकुलर फ्रंट को या उनके जो वोटर हैं उनको भी सूट नहीं करता है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे अंतिम क्षण तक कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जितने सहयोगी दल हैं वो नीतीश कुमार जी से ये निवेदन जरूर करेंगे कि आप पुनर्विचार कीजिए। लेकिन नीतीश कुमार तो स्पष्ट कर चुके हैं, कोई पुनर्विचार नहीं, काफी सोच समझ के ये फैसला लिया गया है, और आरोप भी मढ़ दिया कि बिहार की बेटी को अपमानित करने के लिए एक ऐसे चुनाव में खड़ा किया गया है जिसमें जीत की गुंजाइश नहीं। देखिए, कभी भी योद्धा हार के डर से मैदान नहीं छोड़ता। दूसरी बात कि हम अब पहले कैसे मान ले कि हम चुनाव को हार जाएंगे। भाजपा तो आप छोड़ दीजिए, महागठबंधन जो एनडीए है, उस एनडीए के टोटल वोटों का जो अनुपात लगाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 16,500 वोट उनके पास कम है। ऐसी स्थिति में उनके जो समान विचारधारा या सेकुलर फ्रंट के जो लोग हैं उनके वोटों की आवश्यकता होगी। तो जब उनको अपने पास पर्याप्त वोट नहीं है, इसी में वो उम्मीद दूसरे और तीसरे जगह करते हैं। ऐसी स्थिति में मैं भी चाहता हूं और कांग्रेस और यूपीए चाहती है कि वो दूसरे दलों से भी संपर्क में है, और दूसरे दल के जो एनडीए के समर्थित हैं उनके भी कई नेता यूपीए के नेताओं के संपर्क में हैं राष्ट्रपति चुनाव में मीरा कुमार जी को वोट करने के लिए। जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अजय कुमार झा जी जुड़े हुए हैं, साथ ही जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर भारती मेहता जी भी जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, क्या लगता है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक और एनडीए के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद को समर्थन किया, तो दूसरी ओर मीरा कुमार का विरोध कुछ इस अंदाज में किया कि वो विरोध कम और सहयोगियों पर आरोप ज्यादा लग रहा है? हाँ, देखने की बात है कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से शालीनता के साथ राजनीति करते हैं वो इससे बेहतर और कुछ नहीं बोल सकते थे। ये उनकी शालीनता की पहचान है कि जिसको वो वोट नहीं भी दे रहे हैं उसके लिए सम्मान रखते हैं, उसके लिए शालीन भाषा का प्रयोग करते हैं, और वो क्योंकि बिहार की हैं इसलिए इस बात को भी वो कहने से नहीं चूकते कि वो बिहार की बेटी हैं, और हम लोगों को मिलजुल कर उन्हें बताना चाहिए था, या हम लोगों को ये सोचना चाहिए था कि चूंकि ये जीत नहीं पाएंगे इसलिए इस बार खड़ा करना आवश्यक नहीं है। अगर यही इतना ही जरूरी है उनको जिताना, तो वो आगे अगला जो चुनाव आएगा उसमें हम लोग उनको जिताएंगे, यही बात तो उन्होंने कहा है। तो मुझे लगता है कि वो तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। जी बिल्कुल, आते हैं आपके पास, डॉक्टर भारती मेहता जी के पास चलते हैं। भारती जी, जिस तरह से नीतीश कुमार के सहयोगी उनकी घेराबंदी में जुटे हुए थे, आरजेडी और कांग्रेस खासकर कहें, और बिहार की बेटी का हवाला दे रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार आधी आबादी को लेकर कितने हिमायती हैं और कितना उनका ख्याल रख रहे हैं, ये नीतीश कुमार खुद हर मंच पे कहते रहे हैं और लोग देख रहे हैं, जिसका परिणाम है कि नीतीश कुमार फिलहाल सत्ता में हैं। तो बिहार की बेटी के नाम पर ये जो घेराबंदी हो रही थी, इसका नीतीश कुमार ने बखूबी मुकाबला किया। हेलो जी भारती जी। दीपक जी, इसमें मुकाबले जैसी कोई बात नहीं है।
आदरणीय रामनाथ कोविंद जी का नाम पहले जब आया एक फैसले पर 2 सिरे और पर है तो मुकाबला तो होगा ही। हेलो जी जी, सवाल दोहराया जाए। कह रहे हैं भारती जी, जब किसी एक मसले पर 2 तरफ हैं तो फिर मुकाबला तो हो ही रहा है। मुकाबले जैसी मुझे लगती है कि कोई बात नहीं है। और हमारा गठबंधन कांग्रेस और राजद से बिहार में है और राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है राष्ट्रपति का। और मुझे लगता है कि भारत में कम से कम महामहिम के चुनाव को लेके अन्य राजनीति नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर मीरा कुमार जी बिहार की बेटी हैं, तमाम चीजें हम इससे इनकार नहीं करते हैं। मगर जब रामनाथ कोविंद जी का नाम सामने आया और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनके नाम पर सहमति व्यक्त कर दी, तो सोच समझ के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया। और कहीं न कहीं जो यूपीए गठबंधन है उससे देरी हुई डिसीजन लेने में, जिसका परिणाम है कि हम अपना समर्थन दे चुके हैं रामनाथ कोविंद जी को। और पुनर्विचार भी संभव नहीं है, चूंकि और कोई भी कैंडिडेट होते हैं या कैंडिडेट के समर्थन में अगर वोट जुटाना है तो वो अपने लिए समर्थन मांगते हैं और हम उसका सम्मान भी करते हैं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक पद्धति है। तो मगर हम अपना निर्णय ले चुके हैं और अपने उस निर्णय पर कायम भी हैं। बिल्कुल। AK झा जी, क्या लगता है नीतीश कुमार के जैसे शालीनता का आप जिक्र कर रहे हैं, उस शालीनता का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया, एक और एनडीए खेमे से अपनी करीबी बनाए रखी तो महागठबंधन खेमे से ज्यादा दूर न हो जाएं, इसका भी भरपूर ख्याल रखा। अजय जी। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ जी। राजनीति में पढ़ाते हैं कि पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। जी। आप कैसे किसी भी चीज को संभव कर पाते हैं, ये उसी की कला है पॉलिटिक्स। तो नीतीश कुमार जी इस कला को जानते हैं और साथ ही साथ ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि अगर नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ हैं और महागठबंधन में कोई और भी पार्टी है तो ये तो और पार्टियों का भी दायित्व बनता था कि नीतीश कुमार जी से पहले बात कर लें। और अगर पहले बात करने के बाद नीतीश कुमार जी ने अगर कोई निर्णय ले लिया है तो उसके खिलाफ भी अगर आप जा रहे हैं तो ये आपकी ओर से भी तो गलती हो रही है ना। नीतीश कुमार जी को घेरने के बजाय अपनी बात भी लोगों को सोचनी चाहिए कि जब नीतीश कुमार जी या तो आप वो निर्णय न लेते, ऐसा आप कुछ प्रावधान करते, लेकिन जब उन्होंने निर्णय ले लिया तो आपको भी तो उनके साथ होना चाहिए था। इसलिए कि अगर आप उनके साथ नहीं होते हैं तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप मैसेज दे रहे हैं कि आपका महागठबंधन में कहीं न कहीं कोई दरार है। और राष्ट्रपति के चुनाव में अगर आप किसी कैंडिडेट को वोट देते हैं, इसका अर्थ थोड़ी है कि आप उस पूरे उस गठबंधन के साथ हो गए, आप एनडीए के साथ हो गए। ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी आप देखिए कि एनडीए के साथ कुछ दूसरे दल के लोग भी हैं, एनडीए से बाहर के लोग हैं जो उन्हें समर्थन दे रहे हैं, पार्टियां हैं जो उन्हें समर्थन दे रहे हैं उड़ीसा के। तो उसमें ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिखता है। ये तो महागठबंधन के और लोगों को भी सोचना चाहिए था। और नीतीश कुमार एक बार पहले भी ऐसा कर चुके हैं प्रणब मुखर्जी के मामले में। लेकिन जिस तरह से नीतीश की घेराबंदी की कवायद हो रही थी, हालांकि भारती जी तो साफ तौर पर इनकार कर गए कि हम लोग सब एक साथ हैं, कोई घेराबंदी नहीं, लेकिन जिस तरह से लालू यादव ने बयान दिया था कि ऐतिहासिक भूल को सुधारे नीतीश, और जिस तरह से कांग्रेस नेता मिलने पहुंच गए थे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंचे थे, उसके बाद एक घेराबंदी की कवायद हुई थी और इफ्तार पार्टी के दौरान दूरियां भी दिखी थी। तो नीतीश कुमार काफी चतुराई से उन दूरियों को पाटते दिख रहे हैं। अच्छी बात है ना, अगर कोई दूरी कहीं दिख रही है, अगर उसे पाटने की कोशिश नीतीश कुमार जी कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। और अगर आप मिलजुल करके सरकार आपने बनाया है तो इसमें ये आपका दायित्व बनता है कि अगर किसी भी तरह का कोई दूर दुराव हो रहा है या किसी तरह का मनमुटाव उठने की संभावना है तो आप उसे पाटने की कोशिश करें। ये जिम्मेवारी नीतीश कुमार जी ने ली है और बखूबी दी है, और इसमें बाकी सभी पार्टियों को बिल्कुल साथ होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर नीतीश कुमार जी एनडीए को वोट दें और बाकी लोग किसी और को वोट दें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा पहले भी होता रहा है। ये शिवसेना की तो ही आप देख लीजिए, शिवसेना ने कभी भी बराबर एनडीए के साथ रहते हुए भी शिवसेना ने कभी भी एनडीए को साथ नहीं दिया था। ये पहली दफा है कि वो साथ देने जा रहे हैं। तो इससे कोई महागठबंधन थोड़ा ही टूट जाएगा, और इसे टूटने की तो मुझे भी कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि इससे महागठबंधन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल वैसा हम भी फिलहाल नहीं देख रहे हैं और उस दिशा में बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तमाम पार्टी प्रवक्ता इस तरह का स्पष्ट
बयान दे रहे हैं कि महागठबंधन हमारा राज्य के स्तर पर है, केंद्र के स्तर पर अलग अलग दल के आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं, उससे महागठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन राजेश जी अभी भी ये उम्मीद बांधे बैठे हैं कि संभावनाएं मौजूद है, नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन राजेश जी, जितनी स्पष्टता से नीतीश कुमार ने अपनी बात रख दी है, उसके बाद किस आधार पर आप संभावनाएं तलाश रहे हैं कि वो फैसला परिवर्तित करेंगे अपना? देखिए, जब भी नीतीश को आप देखेंगे कि पिछली बार नीतीश कुमार जी ने जब बिहार में नरेंद्र मोदी आए थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो बिहार सरकार में भाजपा और जेडीयू एक साथ थे। उन दिनों नीतीश जी का और नरेंद्र मोदी जी का एक विज्ञापन आया था फर्स्ट पेज पे। उस विज्ञापन को से पहले नीतीश कुमार जी ने उसी शाम को भोज पे आमंत्रित नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा के तमाम साथियों को किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी सिर्फ तस्वीर छप गई थी कि एक सांप्रदायिक विचारधारा के व्यक्ति है, आरएसएस के बड़े प्रचारक हैं, इससे हमारी एकता और अखंडता पे खतरा है। इसलिए नीतीश कुमार जी ने निमंत्रण देने के बावजूद शाम में उनको भोजन पे नहीं बुलाया, और जो नरेंद्र मोदी के लिए जो भोजन बना था वो शाम में कुत्तों को खिला दिया गया। तो नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति को जब नीतीश जी स्वीकार नहीं कर सकते, तो दूसरे एक संघ के प्रचारक को भी नीतीश कुमार जी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज निश्चित तौर से नीतीश कुमार जी सेकुलर फ्रंट को मजबूत करना चाहते हैं। सेकुलरिज्म उनके नस्ल में है, और राष्ट्र में और देश में और राज्य में एकता और अखंडता की बात करते हैं। और एकता और अखंडता की बात के कारण ही कांग्रेस पार्टी ने दलित के एक सबसे बड़े नेता जो जगजीवन बाबू, जो अम्बेडकर के बाद सबसे ज्यादा दलितों को मजबूत किए संपूर्ण देश में, उनकी बेटी मीरा कुमार जो 5 बार लोकसभा की सदस्य रही है, लोकसभा के स्पीकर रही है, ऐसे व्यक्ति को, बिहार की बेटी को कांग्रेस पार्टी ने और यूपी ने प्रत्याशी बनाया है। और नीतीश कुमार जी सेकुलर फ्रंट को मजबूत करने के साथ साथ महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करते रहे हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि दोनों पहलुओं को अगर देखें तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजेश जी, क्या वही दलित मान्य होगा जो कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करेगा? क्या आरएसएस संगठन या बीजेपी संगठन से जुड़ा हुआ दलित आपके हिसाब से दलित नहीं रहता? नहीं, वो तो भाजपा नहीं मानती ना। आज यहाँ चमड़ा के व्यापारी करने वाले दलित को भाजपा और संघ पीट पीट कर उसकी हत्या करते हैं। राहुल वेमुला जैसे व्यक्ति प्रताड़ित होकर आत्महत्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में राहुल वेमुला की फैमिली क्रिश्चियन धर्म को कबूल करता है, तो दलित की बात कैसे कर सकते हैं? इनकी विचारधारा नहीं है। संघ की विचारधारा दलित से मिल नहीं सकती, संघ की विचारधारा गांधी से मिल नहीं सकती, संघ की विचारधारा लोहियावादी नहीं हो सकता। संघ की गनीमत है कि आपने 3 ही उदाहरण गिनाए। मुझे लग रहा था कि पूरी पुस्तक लेकर बैठे होंगे। शहीद करने वाले ये संघी कभी राष्ट्रभक्त हो नहीं सकते। हमारी लड़ाई आज भी विचारधारा से है, कल ही थी और आज भी रहेगा। जी भारती जी, क्या लगता है, जिस तरह से राजेश जी अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, नीतीश कुमार ने जब अपना फैसला सुनाया तो उस वक्त उन तमाम बिंदुओं पर उन्होंने पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श नहीं किया होगा? दीपक जी, राजेश जी की अपनी व्याख्याएं हैं। जहां तक आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की बात है, तो मैं क्लियर करूं कि विधानमंडल के तमाम जो सदस्य हैं हमारे माननीय, तमाम लोगों से विमर्श के उपरांत और तमाम शीर्ष नेतागण बैठ के जदयू के आपस में विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया है। यह किसी व्यक्ति विशेष का निर्णय नहीं है। और साथ में मैं याद दिलाना चाहूं, अपनी अपनी व्याख्याएं हैं कि आदरणीय रामनाथ कोविंद जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत देश के प्रखर समाजवादी नेता आदरणीय मोरारजी भाई के साथ की थी। तो और मुझे लगता है कि भारत में, संपूर्ण विश्व में, भारत में कम से कम जो महामहिम का चुनाव होता है, उसका तरीका हो या उसके चयन का तरीका हो या उसके इलेक्शन का प्रोसेस हो, मेरी समझ में सबसे उम्दा तरीके का ये इलेक्शन है। और महामहिम के पद के लिए उम्मीदवार व्यक्तियों को कम से कम इन चीजों में नहीं बांधा जाए कि वो दलित हैं, वो आरएसएस हैं, वो संघी हैं, वो कांग्रेसी हैं। क्योंकि जब आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी पिछली बार उम्मीदवार हुए थे यूपीए से, तो हम
आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने एनडीए में रहते हुए आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी का समर्थन किया था। इसलिए इस तरह की बातों को बोल के मुझे लगता है कि महामहिम जैसे पद के चुनाव को हल्का न बनाया जाए और विश्व के सामने एक और ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने हमेशा विश्व पटल पे भारत एक मजबूत राष्ट्रीय संघ के तौर पे दिखे, इसके लिए सदैव वो प्रयासरत रहते हैं। चाहे नोटबंदी का मामला अगर सही लगा तो उन्होंने कहा कि नोटबंदी सही है, बशर्ते तो भारती जी आपके सहयोगी काम करें। वैसा विचार नहीं रखते जिस तरह से नीतीश कुमार सोचते हैं देश को सही लगी राष्ट्रहित के मुद्दे पे, सामरिक हित के मुद्दे पर वहाँ हमने सहमति दी, मगर ये कहना कि आरएसएस और संघी, मुझे लगता है कि महामहिम के पद को लेकर इस तरह की व्याख्याएं नहीं होनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल, हालांकि क्या कुछ हो रहा है ये सब कोई देख रहे हैं। सबसे प्रतिष्ठित चुनाव ही है क्योंकि देश के सबसे प्रतिष्ठित और प्रतिभाशाली मस्तिष्कों ने मिलकर इस पूरी प्रक्रिया का निर्धारण किया था, जिसके बदौलत अभी भी हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन एके झा जी, क्या इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हो रहे हैं उसे अपने हिसाब से और अपने फायदे के हिसाब से परिभाषित कर रहा है, उसकी मूल्यांकन में उस तरह के तर्कों का इस्तेमाल कर रहा है जो उसके व्यक्तिगत हित के लिए हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बराबर पहले भी हुआ है। आप इंदिरा गांधी के समय में संजीव रेड्डी जी के साथ जो चुनाव हुआ था उसमें भी आप देखिए ये राष्ट्रपति के चुनाव में इस तरह की बातें हुई हैं, और खास करके कई बार जब कंपटीशन जरा थोड़ा ज्यादा टफ हो या आइडियोलॉजिकल डिवाइड कुछ ज्यादा बड़ा हो तो इस तरह की बातें पहले भी हुई हैं और अभी भी हो रही हैं, तो इसमें कुछ ऐसा मुझे आश्चर्य नहीं लग रहा है। और जहां तक अपनी अपनी व्याख्या का सवाल है, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है जो लोगों को समझना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि इस इलेक्शन में व्हिप नहीं जारी किया जा सकता है। कोई पार्टी अपनी पार्टी के अपने कैंडिडेट पर या अपने लेजिस्लेचर्स पर या पार्लियामेंटेरियंस पर व्हिप जारी नहीं कर सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई नेतृत्व या कोई पार्टी अगर निर्णय लेता है तो उसके हिसाब से ही सारे वोट उसके लेजिस्लेचर्स या उसके पार्लियामेंटेरियंस करेंगे। तो इसकी संभावना रहती है कि बावजूद इसके कुछ लोग क्रॉस वोटिंग कर जाएं। और तो एके झा जी, क्या इस बात की संभावना देख रहे हैं कि जिस तरह से हम नैतिकता पर बात करते हैं सियासतदानों की, क्या वो नैतिकता एक बार फिर यहाँ चुनौती दी जाएगी जिस क्रॉस वोटिंग की संभावना आप जता रहे हैं? यानी कि मंच पर से कुछ और कहा और अंदर किसी और के नाम पर ठप्पा लगा दिया। राजनीति में कुछ भी संभव है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि पार्टी के सदस्य अपने नेता के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए अगर ऐसा होना होता और अगर ऐसा होता रहता तो ये चीजें पहले भी दिखती, लेकिन ऐसा पहले नहीं दिखा है। व्हिप नहीं जारी होने का मतलब ये नहीं है कि सारे लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपने अपने हिसाब से ही वोट करेंगे, क्योंकि नेतृत्व का फैसला है, वो उस हिसाब से लोग निश्चित तौर पर करेंगे। लेकिन मेरा मानना, मैं दूसरी ओर इशारा कर रहा था कि कुछ लोगों का क्रॉस वोटिंग हो सकता है, और ये हुआ है, पहले भी हुआ है, लेकिन उससे रिजल्ट पर कोई इम्पैक्ट पड़ जाएगा ऐसा नहीं लगता है और ऐसा होता नहीं है। जी राजेश जी, क्या जो आशंका जताई जा रही है बैकडोर तरीके से भी जीत की संभावना देख रहे हैं? देखिए, बैकडोर नहीं, अभी तो फ्रंट डोर की हम बात करते हैं। नीतीश कुमार जी एक बिहार का तो हो गया कि मैंने जो कहा वो किया, भारती जी ने भी कहा, एके झा जी ने कहा कि जो ये चुनाव होता है ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में होता है और संपूर्ण भारत के लोग भारत के सर्वोच्च पद के लिए वोटिंग करते हैं, तो जो उसके लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसी स्थिति में कई भी अब छोटे छोटे दल हैं जो एनडीए के साथ हैं, उनसे हमारी बात चल रही है, वो हमारे संपर्क में है। ऐसी स्थिति में हम आज ये मान लें कि हम पराजय हो जाएंगे, ये भी ठीक नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ये मान लें कि रामनाथ कोविंद जी ही चुनाव जीत जाएंगे, ये भी बहुत उचित नहीं होगा। जब तक की वोटिंग न हो जाए, चुनाव परिणाम सामने न आ जाए, क्योंकि एनडीए जो पुराना है उसको आज के दिन में भी 16,500 वोटों की कमी है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद एके झा जी, राजेश राठौर जी और डॉक्टर भारती मेहता जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो देखने वाली बात ये होगी कि नतीजे क्या होते हैं, लेकिन नतीजे कुछ भी हों, फिलहाल नीतीश कुमार एक और राज्य में अपने महागठबंधन के सहयोगियों को ये एहसास दिला रहे हैं कि उनसे गलती हुई है। इस आधार पर वो अपनी नज़दीकियां भी बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी ओर एनडीए खेमे के साथ अपनी दूरियां इतनी न बढ़ा लें कि आने वाले वक्त में कोई संभावना न बचे, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है, यानी कि चित भी और पट भी। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।